नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा की हमने शुरुआत कैबिनेट मिशन से की थी और कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिशें दी थी, अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन रिकमेंडेशन के बाद में लॉर्ड वेवेल ने चुनाव करवाए 19 जुलाई 1946 में। उसके बाद में संविधान सभा का गठन होना था, लेकिन उससे पहले संविधान सभा के गठन से पहले चुनाव होने के पश्चात उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया और जिसकी अंतरिम सरकार में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष स्वयं वाइसरॉय होते थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उसमें 14 सदस्यों को जवाहरलाल नेहरू सहित 14 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि 9 कांग्रेस से थे और 5 मुस्लिम लीग से शामिल थे और सभी को कुछ स्पेशल यानी कि विशेष कार्यालय सौंपे गए। ठीक है, उसके बाद में हमें बात करनी थी कि संविधान सभा का चुनाव हो गया है, उसके अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। अब संविधान सभा की बैठकों की बारी थी, तो संविधान सभा को आहूत किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा को आहूत, हमारा जो टॉपिक था वो था संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक था, इस पे हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा को आहूत करना। और आहूत करने के लिए जो तात्कालीन जो वाइसरॉय थे, उन्होंने 20 नवंबर 1946 को नोटिफिकेशन जारी किया। क्या किया? नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया है कि 9 दिसंबर दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में क्या होनी है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होनी है। तो इस प्रथम बैठक के लिए ये आहूत किया गया या संवेद किया गया एक तरह से, यानी कि सभी जितने भी सदस्य जिन्होंने चुनावों में भाग लिया था और जो विजित होके आए हैं, उन सभी को संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए क्या किया गया? आहूत किया गया। ठीक है, और इस समय जो तात्कालीन जो गवर्नर थे वो आपको पता है से लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन ये जारी हुआ तो सभी के पास सभी जो पार्टियों के जो मेन लीडर थे, यानी कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी, उन सभी की जो 7 पार्टियां और जो निर्दलीय थी, सभी के पास क्या पहुंचा? इसका नोटिफिकेशन की सबके पास प्रतियां पहुंची, कॉपियां पहुंची। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि इस चुनावी प्रणाली को ही क्या कर दिया? उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसमें पहली बैठक में या संविधान सभा में क्या शामिल होने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब साहब इसके लिए इन्होंने क्या किया? मना करने के बाद में इन्होंने जो तात्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, मतलब समस्या ये आई कि जैसे इन्होंने मना किया तो वेवेल ने क्लेमेंट से संपर्क किया कि साहब कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं और वो शामिल होना नहीं चाहते हैं संविधान सभा में। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने मना कर दिया है। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो बड़ी पार्टी थी और उन्हें 73 सीटें इसमें मिली थी। अब उसका शामिल नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या का सवाल था या समस्या थी। तो उसको किस तरह से शामिल किया जाए? तो वहाँ जो ब्रिटिश के तात्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली, उन्होंने क्या किया कि इनके गतिरोध को खत्म करने के लिए या इनके बीच जो विवाद उत्पन्न हो रहा था उस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक पहल की और लंदन में उन्होंने एक बैठक बुलाई। ठीक है, लंदन में एक बैठक बुलाई क्लेमेंट एटली ने, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के पीएम थे, उन्होंने लंदन में एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए? पंडित
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पहला व्यक्ति ये शामिल हुआ। दूसरे जो थे इसमें लियाकत अली, लॉर्ड वेवेल, ये तो जाने ही थे, लॉर्ड वेवेल। और चौथा व्यक्ति जैसे सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ये सभी इसमें शामिल हुए इस पार्टी में। इनको सभी को चारों को लंदन बुलाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड वेवेल, सरदार बलदेव सिंह जो उस समय रक्षा मंत्री थे, और लियाकत अली वित्त मंत्री थे, ये सभी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। तो लियाकत अली ने मुस्लिम लीग की ओर से अपना प्रतिनिधित्व किया और ये चारों वहाँ पे गए। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई, इसलिए जो लंदन के लिए जो बैठक बुलाई गई थी वो एक तरह से असफल रही। अब साफ बात ये हुई कि जब कोई समाधान नहीं निकला तो ऐसी स्थिति में क्या करना था। ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा 6 दिसंबर 1946 को उन्होंने कहा कि यदि आप किसी भी एक बड़े समुदाय के बिना शामिल हुए अगर किसी कानून का निर्माण करते हैं तो उस कानून को लागू करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरह का कोई सहयोग प्रदान नहीं करेगी। ये सीधा सीधा सा किसके लिए था? ये सीधा सीधा सा कांग्रेस के लिए कहा था उन्होंने कि कांग्रेस अगर किसी तरह के कोई संविधान का निर्माण करती है और उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग या अन्य पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं अगर वो शामिल नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो इस संविधान को लागू करने में अपना सहयोग प्रदान करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बलपूर्वक इसे लागू करने के लिए कतई बाध्यकारी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो स्पष्ट करने के बाद में ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। उसके बाद में जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई और उस जो लीग ने, और साथ ही साथ एक विशेष बात, साथ ही साथ ये जैसे ही ये आया तो ऐसा आने के बाद में क्या किया गया, पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग था उसने पृथक पाकिस्तान की मांग की। यानी कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उनको और ज़्यादा हवा मिल गई कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे फेवर में है और कांग्रेस का फेवर नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, एक अलग संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की साहब, अब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक अलग राष्ट्र की यहाँ पे क्या की गई, मांग की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की और उन्होंने क्या कर दिया, इसको इस संविधान सभा का क्या कर दिया, भारतीय संविधान सभा का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो साहब जैसे ही नोटिफिकेशन निकला तो बहुत बवाल मचा और इन सभी गतिरोधों के मध्य पहली बैठक हुई और पहली जो प्रथम बैठक हुई थी वो प्रथम बैठक, हम बात करते हैं प्रथम बैठक। जो पहली बैठक हुई वो बैठक होनी थी 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। इसमें जो सदस्य शामिल हुए, इस प्रथम बैठक में जो सदस्य शामिल हुए वो 207 सदस्य इसमें शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद में इस सभा का जो सबसे वरिष्ठतम नागरिक था, वरिष्ठतम व्यक्ति सदस्य जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए इनको क्या बनाया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जिस तरह से आज भी परंपरा चली आ रही है, जैसे ही सबसे पहले लोकसभा का गठन होता है तो एक अस्थायी यानी कि प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है
और वो सभी को शपथ दिलवाता है। उसी तरह से वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ। इसके बाद में 13 दिसंबर को और 9 दिसंबर, इसके बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया, यानी कि संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, जो वर्तमान प्रस्तावना का ही प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। ये प्रथम बैठक की सारी घटनाएं हैं। ठीक है, अब साहब 13 दिसंबर को जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रथम बैठक की जो कार्रवाई थी वो स्टार्ट हुई, और इस कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद ही एम आर जयकर ने ये कहा कि हम अपने आप में संप्रभु नहीं है। ठीक है, एम आर जयकर ने कहा, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने की जब बात आई तो एम आर जयकर ने अपना वक्तव्य रखा और ये कहा कि निस्संदेह संविधान सभा एक संप्रभु है। ठीक है, निस्संदेह संविधान सभा एक संप्रभु है, लेकिन हम सब एक पत्रक के माध्यम से संप्रभु है, ना कि डायरेक्टली, क्योंकि ये जनता के माध्यम से नहीं चुनी गई थी। ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो निस्संदेह संविधान सभा, उनका कथन था कि निस्संदेह संविधान सभा एक संप्रभु है, परंतु ये एक पत्रक के माध्यम से संप्रभु है। ऐसी स्थिति में बड़ी पार्टियों का, ऐसी स्थिति में हमारी जो रचना की गई है और हम सीमाओं के यानी कि एम आर जयकर ने ये कहा कि निस्संदेह हम संप्रभु है, और हमारा जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो एक पत्रक के माध्यम से है। निस्संदेह हम संप्रभु हैं और इस संप्रभुता के माध्यम से हम सभी कार्रवाई कर सकते हैं, या सीमाओं का जो हमारी जो सीमाएं हैं उनका हम सामूहिक रूप से सभी मिलकर अतिक्रमण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में, यानी कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतें शामिल नहीं होने की स्थिति में अगर हम किसी भी विधेयक को अगर पास करते हैं तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो इसलिए एम आर जयकर की बात पर सभी ने गौर किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 21 दिसंबर 1946 तक क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 21 दिसंबर 1946 तक टाल दिया गया। और इसके बाद में जो क्रिसमस की जो छुट्टियां आई, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए, यानी कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चली और इसके बाद क्रिसमस के लिए छुट्टियां कर दी गई ताकि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों को किसी भी तरह से समझा बुझा के वापस उनको लाने का कोई उपाय खोजा जाए। तो इस तरह से ये प्रथम बैठक हुई और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई। इसमें जो सदस्य शामिल हुए वो 207 सदस्य हुए। वरिष्ठतम सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही प्रथम बैठक की कार्यवाही स्टार्ट हुई
परंतु एम.आर. जेकर के कथनानुसार उन्होंने कहा कि निस्संदेह हम संप्रभु है, परंतु हम हमारी सीमाओं को सभी साथ मिलकर ही लांघ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्य शामिल नहीं होने की स्थिति में हमें किसी भी उद्देश्य प्रस्ताव या किसी भी विधेयक पर डिसीजन या निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इस बात पर गौर करते हुए क्रिसमस के लिए छुट्टियां कर दी गई और एक नया उपाय खोजने के लिए एक वक्त लिया गया कि किस तरह से मुस्लिम लीग और देशी रियासतों को इस संविधान सभा में शामिल किया जाए। इसके बाद में जो दूसरी बैठक हुई, दरअसल ये मुस्लिम लीग व देशी रियासतों को संविधान सभा की कार्यवाही में शामिल करने की एक पहल थी या एक उपाय था, इसलिए इन्होंने क्या किया, छुट्टियां लेने का प्रयत्न किया। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, देखते हैं दूसरी बैठक। तो पहली जो बैठक हुई, फर्स्ट बैठक हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और ये 21 दिसंबर 1946 तक चली। ठीक है, दूसरी जो बैठक हुई वो स्टार्ट होती है 22 जनवरी से। 22 जनवरी से ये स्टार्ट हुई दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक स्टार्ट हुई, उससे पहले 20 जनवरी 1947 को इस इतने लंबे अंतराल के बाद संविधान सभा को पुनः दूसरी बैठक के लिए बुलाया गया। दूसरी बैठक के लिए 20 जनवरी 1947 को दोबारा से बुलाया गया और दूसरी बैठक जो स्टार्ट हुई वो 22 जनवरी से स्टार्ट हुई। ठीक है, 22 जनवरी 1947 से दूसरी बैठक का प्रारंभ हुआ और इस दूसरी बैठक की 22 जनवरी 1947 से ये दूसरी बैठक स्टार्ट हुई और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव को क्या दी गई, मंजूरी दे दी गई। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और साथ ही साथ दूसरी बैठक में ही क्या, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष के पद पे निर्वाचित किया गया। इनको क्या बनाया गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने। ठीक है, तो यानी कि H.K. मुखर्जी। ठीक है, H.K. मुखर्जी ये इसके उपाध्यक्ष बने। ठीक है, इसके बाद में 31 जनवरी जैसे ही दूसरी बैठक हुई और इसमें भी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, तो साहब 31 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य, 31 जनवरी यहीं पे 31 जनवरी से 1 फरवरी 1947 के मध्य क्या हुआ, कराची में मुस्लिम लीग ने, कहाँ पे, कराची में मुस्लिम लीग ने एक सम्मेलन किया, एक बैठक की और मुस्लिम लीग ने एक बैठक की और यह आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, और ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन का जो वास्तविक ढांचा है उसको ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अब संविधान सभा में शामिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरह से कराची में जो बैठक हुई उसमें मुस्लिम लीग ने ये फैसला लिया। ठीक है, और खुले शब्दों में कह दिया कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि हम संविधान सभा में शामिल हो। तो 12 फरवरी को शामिल नहीं होने की पूरी बात कही, खुल के उन्होंने, मुस्लिम लीग ने खुल के अपनी बात रखी। तो इसके बाद में 12 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू ने वाइसरॉय को एक पत्र लिखा और उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होता है संविधान सभा में, तो ऐसी स्थिति में उसे अंतरिम सरकार से भी क्या कर दिया जाना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को और उसमें 14 सदस्य थे, 14 में से 9 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के थे। उसमें से जो
अब 12 फरवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अगर ये शामिल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको अंतरिम सरकार से भी बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि इनका कोई औचित्य ही नहीं है जब ये शामिल ही नहीं होते हैं। अब साहब इतना कुछ होने के बाद में बहुत समस्याएं बढ़ गई। उधर जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना और इधर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच जबरदस्त खींचातान हो गई। तो ऐसी स्थिति में यानी कि यूं समझा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल डिसलाइक करते थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक है, तो अब तक जो मेरे जितना समझ में आ पाया है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। ठीक है, क्या किया, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली का घोषणा पत्र। अब क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कब? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की और ये कहा ब्रिटिश संसद में ये घोषणा की थी कि ये कहा उन्होंने कि अनिश्चितता की वर्तमान जो स्थिति है, यानी कि दोनों दलों के बीच, बड़े दलों के बीच जो खींचातान है, उस अनिश्चितता की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है तथा अनंत काल तक नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, यानी कि अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है तथा इसे अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता है। महामहिम की सरकार ये स्पष्ट करती है कि जून 1948 से पहले वह जिम्मेदार सरकार या भारतीय हाथों में सत्ता स्थानांतरित करेगी। ठीक है, तो ये क्लीमेंट एटली का घोषणा पत्र था, जिन्होंने जो ब्रिटिश की जो संसद थी उसमें 20 फरवरी 1947 को कहा कि अनिश्चितता की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि संविधान सभा ना तो कोई कार्य कर रही है, दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग अलग अपना मत रख रही हैं, तो ऐसी अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है तथा इसे अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता है। महामहिम की सरकार ये स्पष्ट करती है कि जून 1948 से पहले वह जिम्मेवार सरकार या भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित करेगी। भारतीय सत्ता स्थानांतरित करेगी। ये इनका जो क्लीमेंट एटली का घोषणा पत्र था। तो निर्धारित तिथि को ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की सत्ता किसे सौंपी जाए। ठीक है, यानी कि जून 1948 से पहले किसी सत्ता स्थानांतरित की जाए या सौंपी जाए किसी केंद्रीय सरकार को, या फिर अन्य प्रकार से जो भारतीय जनता के सर्वश्रेष्ठ हित में एक तर्क संगत हो, ऐसे किस व्यक्ति को सौंपी जाए, इसके लिए एक विचार का बिंदु था। ठीक है, इसके बाद में द्वितीय बैठक समाप्त हुई और जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। ठीक है,
तो 20 फरवरी को क्लेमेंट एटली ने स्पष्ट कर दिया अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि हमें जून 1948 से पहले पहले क्या करना है, इसको भारतीय हाथों में सत्ता सौंपनी है। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, तीसरी बैठक, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो स्टार्ट हुई, वो तीसरी बैठक 25 अप्रैल 1947 से स्टार्ट हुई। 25 अप्रैल 1947 से तीसरी बैठक स्टार्ट हुई। इसके लिए 18 से 20 अप्रैल 1947 को आयोजित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में साफ स्पष्ट कर दिया कि लीग को संविधान सभा में सम्मिलित करने का एक अंतरिम और आधिकारिक निमंत्रण दिया गया। किसके माध्यम से? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर से मुस्लिम लीग को एक बार फिर से शामिल होने के लिए गुजारिश की और 25 अप्रैल 1947 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, संविधान सभा की ये तीसरी बैठक स्टार्ट हुई 25 अप्रैल से। पहले दिन संघ शक्ति समिति, पहले ही दिन स्टार्ट जैसे ही हुआ तो संघ शक्ति समिति की पहली रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, इसकी क्या की गई? पहली रिपोर्ट पेश की गई। संघ शक्ति समिति की पहली रिपोर्ट पेश की गई और इसी जैसे ही ये रिपोर्ट पेश हुई तो जो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार थे ने रिपोर्ट पर विचार विमर्श को स्थगित करने का आग्रह किया। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने जो पहले दिन संघ शक्ति समिति की पहली रिपोर्ट सौंपी गई और उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने की बात कही गई, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने इस पर इसके विचार विमर्श को स्थगित करने की बात कही। ठीक है, तो इसे इनकी बात पर जून जुलाई तक के लिए इसको क्या कर दिया गया? जून जुलाई तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया यानी कि जो तीसरी बैठक थी वो भी समाप्त हो गई। अब तीसरी बैठक समाप्त होने के बाद में पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक तक भी क्या नहीं बनी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। तो 25 अप्रैल 1947 को ये तृतीय बैठक हुई और इसको जून जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। अब देखिए, भारत आज़ाद होने को है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने को है। अब मुस्लिम लीग अपनी जिद पे अड़ी हुई है, कांग्रेस बार बार उनको बुला रही है, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य अल्पसंख्यक होने की वजह से वो अपने आप को यहाँ पर असहज महसूस कर रहे थे। ऐसा उनकी सोच हो सकती है, बाकी वास्तविकता ऐसी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर भारत में देखा जाए तो हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम महफूज है। तो इसके बाद में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ संविधान सभा में। तो अब संविधान सभा का विभाजन करने की बात सामने आई कि अगर ये शामिल नहीं हो रहे हैं तो संविधान सभा का क्या कर दिया जाए? विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, तो 3 जून 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की। अब गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो हम संविधान सभा की अगला जो हमारा टॉपिक है, संविधान सभा का विभाजन। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का घोषणा पत्र। ठीक है, तो दोस्तों हम ये कल पढ़ेंगे इसके बारे में, अगली नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा, प्रथम बैठक किस तरह से, प्रथम बैठक दूसरी तीसरी बैठकों के बीच क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, उनमें क्या क्या अड़चने आई, उन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि आप सबको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।